बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने न्यूट्रिशन इन एनिमल के हवाले से हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने एनिमल्स के हवाले से जो सबसे पहला पॉइंट वो याद रखना है कि एनिमल आर हेट्रोट्रोफ, वो हेट्रोट्रोफ्स हैं, वो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। इस वजह से उनको खुराक वो हासिल करेंगे, वो किसी भी सोर्स से हासिल कर सकते हैं। वो कोई प्लांट हो सकता है, वो कोई दूसरा एनिमल हो सकता है, या वो कोई गला सड़ा मवाद हो सकता है। तो बहरहाल हम इस सारे मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में खुराक हासिल करने के कौन कौन से तरीक़ेकार हैं। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं जो एनिमल से रिलेटेड आप लोगों ने जहन में रखनी है। जब हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी एनिमल्स में बहुत सारे सेल्स हैं और हर सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि हर सेल न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट से खुद हासिल करे। तो अगर बज़ाहिर देखा जाए तो एनिमल में ये चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही। जैसे हमारे स्किन के सेल हैं, हमारे हार्ट के सेल्स हैं, हमारी आइज़ के सेल्स हैं, तो ये इन्वायरमेंट से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट हासिल नहीं कर सकते। तो दूसरी तरीक़ेकार ये है कि उन सेल तक जो अपनी न्यूट्रिएंट इन्वायरमेंट से डायरेक्टली हासिल नहीं कर सकते, तो उन तक न्यूट्रिएंट को डिलीवर किया जाए। तो जब हम बात करते हैं एनिमल्स की बॉडी में, तो एनिमल्स की बॉडी स्पेशलाइज्ड सिस्टम के अंदर डिवाइडेड होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस अडॉप्ट कर रखे हैं। जैसे हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन ब्रेन का काम है, या नर्वस सिस्टम का काम है, जो देखना है वो आँखों का काम है, इसी तरह जो सूंघना है वो नाक का काम है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के जो फंक्शन है वो एनिमल बॉडी में डिवाइडेड होते हैं। लेकिन न्यूट्रिशन के हवाले से जो फंक्शंस जिस सिस्टम ने अडॉप्ट किए हैं उसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये है कि वो एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट ले और उसके बाद उसको डाइजेस्ट करे, और डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करवा के हर सेल तक पहुंचा दे। तो यहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम लार्ज एनिमल्स की बात करते हैं तो हर सेल जो बॉडी का है उसको नरिशमेंट चाहिए, खुराक चाहिए। लेकिन जो ज़्यादातर सेल्स हैं वो अपनी जगह नहीं छोड़ते, वो अपनी जगह पे रहते हैं इन द बॉडी एंड ट्रेवल टू अ फूड सोर्स, और फूड सोर्स तक नहीं ट्रैवल करते। सो फूड इज मस्ट बी डिलीवर्ड, उन तक खुराक को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद ये जो जिम्मेदारी है जो खुराक को पहुंचाने की है ये डाइजेस्टिव सिस्टम की है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के हर सेल को वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो सेल की रिक्वायरमेंट है वो पहुंचाएगा। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ने इन सारी चीज़ों को पहुंचाना है, तो इस वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम को स्पेशलाइज बनाया गया है कि ये खुराक को इंजेस्ट करे, अंदर लेके जाए, प्रोपेल इट थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से मूव करवाए, और मूव करवाने के बाद यानी वहाँ जाके वो डाइजेस्ट होगा। और डाइजेस्ट होने के बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम में चीज़ें आई हैं जैसे वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, न्यूट्रिएंट है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की जो ल्यूमन होती है, ल्यूमन से मुराद जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की कैविटी है, खाली जगह है। जैसे मैं कहता हूँ जो स्टोमिक है, तो स्टोमिक में ये जो खाली जगह है ये स्टोमिक की ल्यूमन या कैविटी कहलाएगी। तो यहाँ जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है उसके बाद इस डाइजेस्टेड फूड को बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाना, और फिर जो अनडाइजेस्टेड मैटर है यानी जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो बॉडी में इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको बॉडी से बाहर निकालना। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन, यानी इंजेस्ट करना, उसके बाद उसको डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट से गुजार के उसको डाइजेस्ट करना, और फिर जब डाइजेशन हो जाए तो उसमें से जो चीज़ें बनी हैं, या जैसे हमने वाटर इनटेक किया है या इलेक्ट्रोलाइट इनटेक की है, या फिर हमने फूड इनटेक किया है जो डाइजेस्ट होने के बाद, उसको फिर बॉडी के डिफरेंट हिस्सों तक पहुंचाना और अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की जिम्मेदारी है। आगे सबसे पहली चीज़ है इंजेशन, के खुराक को बॉडी के अंदर लेके जाना। अब इस बुनियाद पे कि खुराक किस किस्म की है और बॉडी को अंदर ले जाने का तरीक़ेकार क्या है, इस चीज़ को बुनियाद बनाते हुए हमने एनिमल्स की बहुत सारी कैटेगरीज बनाई। यानी दो चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि खुराक या जो फूड है वो किस शक्ल में है, दूसरी चीज़, और उसको इनटेक करने का क्या तरीक़ेकार है। तो जब भी हम एनिमल की कैटेगरी बनाएंगे तो सोर्स को देखेंगे और टाइप ऑफ फीडिंग को देखेंगे। तो दो चीज़ों में से किसी चीज़ की बुनियाद पे हम एनिमल की कैटेगरीज बना रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पहली कैटेगरी है डेटरी वोर, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, वोर का मतलब खाना,
और डेट्रीटस से निकला है गला सड़ा मवाद। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो गले सड़े मवाद को खाता है, अब डेट्रीटस की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक डेब्रिस, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेकिन है डेब्रिस, यानी ये गला सड़ा मवाद है जो प्लांट और एनिमल की बॉडी के डिकम्पोज होने के बाद बनता है। तो कोई भी ऐसा एनिमल जो इस डेब्रिस को या डेट्रीटस को खा रहे हैं उनको डेट्रीवोर कहा जाता है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास अर्थवॉर्म है। अर्थवॉर्म क्या करता है कि ये गले सड़े मवाद को इंजेस्ट करता है। और जो अर्थवॉर्म है स्पेशली ख़ास तौर पे ये प्लांट वगैरह, वेजिटेशन से मुराद जो प्लांट वगैरह है उनको ये ज़्यादा खाता है ख़ास। और ये प्लांट वो चाहे सॉइल सरफेस पे हो या ज़मीन के नीचे भी अंदर दफन होते, खोद खोद के निकालते हैं। इसको हम कहते हैं बरोइंग एक्टिविटी। किसी चीज़ को खोद खोद के निकालना ये बरोइंग एक्टिविटी कहलाते हैं। तो गले सड़े मवाद को खाना डेट्रीवोर्स कहलाएगा। अच्छा, दूसरी हमारे पास कैटेगरी हर्बीवोर्स, यानी जो प्लांट को खाएंगे। तो ऐसे एनिमल जो प्लांट से खुराक लेते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। और हर्बीवोर्स की जो बेस्ट एग्जांपल एनिमल्स में आते हैं, इंसेक्ट्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स तो बहुत सारी कैटेगरीज के हैं, लेकिन उन सारे मैमल्स में जो सबसे ज़्यादा हर्बीवोर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो रोडेंट्स हैं, यानी कुतरने वाले, जैसे चूहा है, आप कह सकते हैं खरगोश है। तो जो अगले अपने दांतों को इस्तेमाल करके कुतर कुतर के खाते हैं उनको रोडेंट्स कहा जाता है। अनगुलेट सूम वाले या हूफ्ड मैमल्स भी इनको कहा जाता है। हूफ्ड से मुराद ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो बकरी है, भेड़ है, इसके जो पाँव है वो जूते की तरह होते हैं, उसको अनगुलेट्स कहा जाता है। ऐसे एनिमल को जिनमें वो जूते की तरह का पाँव हो, जिसको सुम कहा जाता है, ये खुर भी हम कहते हैं बाज़ दफ़ा। तो ये सुम और खुर वाले जितने भी जानवर हैं उसको साइंटिफिकली हम अनगुलेट्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में सुम के लिए हूफ का वर्ड इस्तेमाल होता है और साइंस यानी अपनी बायोलॉजी की लैंग्वेज में इसको अनगुलेट्स कहा जाता है। तो हूफ्ड ग्रेजिंग एनिमल्स, ठीक है, तो हूफ से क्या मुराद है? सुम। तो ये ग्रेजिंग एनिमल ज़्यादातर तो ये ऐसे जानवर चरने वाले हैं, ग्रेजिंग, सच एज हॉर्सेस, कैटल एंड शीप्स। अच्छा, अगर हम बात करें हर्बीवोर्स की, सबसे पहले तो आप लोगों ने जहन में रखना है कि ये जो हमारे दांत हैं इनकी मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स होती हैं और उनकी शेप डिसाइड करती हैं कि उस दांत से क्या काम लेना है। बाज़ दांत ऐसे होते हैं जो कैंची की तरह तेज़ होते हैं, जैसे हमारे अगले दांत, इनको इंसीजर्स कहा जाता है। बाज़ नोकीले होते हैं जो काटने के लिए, चीरने फाड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको कैनाइंस कहा जाता है। और बाज़ ऐसे होते हैं जो चौड़े दांत होते हैं जिनको प्री मोलर और मोलर कहा जाता है। जो प्री मोलर है वो फिर भी मीडियोकर हैं कि उनके अंदर कुछ काटने की सलाहियत होती है, और जो मोलर्स हैं वो बिल्कुल चौड़ी सरफेस रखते हैं। यानी अगर ह्यूमन बॉडी में की बात करें, हमारे अपने दांतों में जो 32 दांत होते हैं, 16 ऊपर वाले, 16 नीचे वाले, और फिर इन 16 को अगर हम दो ग्रुप में डिवाइड करें कि 8 इधर वाले, 8 इधर वाले, तो जो 8 इधर वाले हैं तो इनके नाम क्या है? सबसे पहले जो हमारे पास काटने वाले हैं, यानी जिनकी सरफेस काटने, इनको इंसीजर कहा जाता है, इनको इंसीजर कहा जाता है। और इंसीजर के बाद दरमियान में एक नोकीला सा दांत आता है, इसको कैनाइन कहा जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? कैनाइंस। और उसके बाद ना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नोकीले और ना ज़्यादा चौड़े, इनको प्रीमोलर्स कहा जाते हैं। और एंड पे जो बहुत ज़्यादा चौड़े दांत हैं, 3 दांत, ये मोलर है। तो इस तरह हमारे ये एक तरफ के 8 दांत है। इसी तरह दूसरी साइड पे है 2 इंसीजर, 1 कैनाइंस, 2 प्रीमोलर और ये मोलर। तो मैंने कहा था जो शेप है ये डिसाइड करती है इस दांत से हमने काम क्या लेना है। आगे वाले दांत काटने का, जो नुकीला दांत है ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, और प्रीमोलर ये दरमियाना है, चीरना फाड़ना भी है। और जो मोलर है इनकी सरफेस चूँकि चौड़ी होती है तो ये ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने का काम करते हैं। आपने देखा होगा अक्सर तौर पे जब किसी चीज़ को पीसा जा रहा होता है वो चौड़ी सरफेस होती है, तो मोलर का जो फंक्शन है वो पीसना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने याद रखना कि जिस वक्त हम हर्बीवोर्स की बात करते हैं तो हर्बीवोर्स में कोई भी दांत काटने वाला नहीं है, नुकीला नहीं है, बल्कि जितने भी दांत हैं वो सारे के सारे चौड़े हैं। यानी इनमें प्रीमोलर और मोरल्स दे हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस। ग्राइंडिंग का मतलब पीसना, तो इनकी सरफेस चौड़ी होती है और वो पीसने का काम। अक्सर आपने देखा होगा कि जितनी गाय वगैरह है जब वो आप कह सकते हैं घास को चबा रही होती हैं तो वो इस तरह मुंह चला रही होती है, ऐसे लगता है कि वो पीस रही हैं।
ऐसे हमारी तरह खाने वाला नहीं काम कर रही, बल्कि ये पीसने वाला, ग्राइंडिंग करने वाला काम कर रही होती है। और चूंकि इनमें कैनाइन्स मिस होते हैं, हर्बीवोर्स में कैनाइन्स मिस होते हैं, तो इंसीजर और प्रीमोलर और मोलर के दरमियान में गैप आ जाते हैं। देखें ना, हमारे पास इंसीजर और प्रीमोलर या मोलर के दरमियान कैनाइन मौजूद थे, चूंकि इनमें मिस होते हैं इस वजह से गैप आ जाते हैं। और जो ही ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपर जो इंसीजर वो भी गिर जाते हैं। और ये आपने अक्सर सुना भी होगा, ख़ासतौर पे जो ये बकरे वगैरह पालते हैं उनसे, कि जब बकरा 1 साल का होता है तो ये जो ऊपर वाले दांत हैं ये गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस वजह से जब बकरे ईद पे कुर्बानी के लिए लोग जानवर चेक करते हैं तो वो ये देखते हैं भाई इसके दांत हैं या ये गिर चुके हैं। तो गिर चुके हैं तो इसका मतलब है उसकी एज आमतौर पर क्या होती है, पूरी होती है। तो प्री मोलर एंड मोलर हैव लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस। तो पहली बात आप लोगों ने याद रखना है कि इसका लार्ज ग्राइंडिंग सरफेस है, तो ये काटेंगे नहीं बल्कि खुराक को पीसेंगे। कैनाइन इनमें मिस होते हैं और इस वजह से इंसीजर और प्रीमोलर के दरमियान गैप आ जाते हैं। तो ये जितने भी हमारे पास ग्रेजिंग और ब्रोजिंग, ग्रेजिंग आमतौर पे होता है ज़मीन से खाना और ब्रोजिंग होता है आमतौर पे ऊपर पत्तों को खाना। तो ये इनमें अपर इंसीजर आर मिसिंग। तो जो ही इनकी एज बढ़ती है तो ऊपर वाले दांत इनके गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, कार्निवोर्स ये एनिमल्स को खाते हैं, जैसे कैट्स हैं, डॉग्स हैं, लाइन्स हैं, टाइगर्स हैं। उसके बाद इनकी टीथ मॉडिफिकेशन क्या, ये जितने भी दांत हैं इनमें, चाहे वो मोलर है, प्रीमोलर है, या आप कह सकते हैं इंसीजर है, दे आर मॉडिफाइड। ये मॉडिफाइड, ये सारे कैनाइन्स लाइक होते हैं, यानी नुकीले दांत होते हैं। और इन नुकीले दांत की वजह से ये फिर दूसरे एनिमल की जो खाल है उसको चीरना, फाड़ना, उसकी हड्डियों को तोड़ना, उसके गोश्त के नवाले बनाना, तो ये ज़ाहिर बात है इसके लिए बड़े तेज़ और नुकीले दांत चाहिए होते हैं। तो लार्ज कैनाइन टीथ फॉर कैचिंग एंड टियरिंग द प्रे। उसके बाद अगर हम इंसीजर्स की बात करें, प्रीमोलर की बात करें, मोलर की बात करें, ये सारे इस तरह अडॉप्टेड होते हैं कि वो कटिंग द फ्लैश, गोश्त को काट सकते हैं, क्रैकिंग द बोन्स, हड्डियों को तोड़ सकते हैं। और जो नवाले का साइज इतना कम कर, इतना बड़ा एनिमल्स, उसको छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करना टू साइज सुटेबल फॉर द स्वेलिंग, ताकि स्वेलिंग का प्रोसेस या निगलने का प्रोसेस के मुताबिक वो नवाला बनाया जा सके। अच्छा, प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप से क्या मुराद है? वो एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाता है वो प्रीडेटर कहलाता है, जो खाया जाता है वो प्रे कहलाता है। और नेचर में इन दोनों के दरमियान बैलेंस होना चाहिए, तब जाके इकोसिस्टम स्टेबल होता है। कैसे? अगर सपोज प्रीडेटर को एक इकोसिस्टम से ख़त्म कर दें तो प्रे को खाने वाला कोई नहीं होगा, तो उनकी तादाद इतनी बढ़ जाएगी वो बाकी दूसरे सारे ऑर्गेनिज्म के इकोसिस्टम को, फूड चेन को डिस्टर्ब कर देंगे। तो इस वजह से किसी भी प्रे को कंट्रोल में रखने के लिए प्रीडेटर का होना ज़रूरी है। अब ये बैलेंस कैसे है? जैसे हम कहते हैं कि सबसे पहले प्रीडेटर की तादाद कम है, प्रे को खाने वाले चूँकि कम होंगे, इस वजह से प्रे की तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जिस वक्त प्रे की तादाद बढ़ेगी तो जो थोड़े बहुत प्रीडेटर हैं उनको खुराक ज़्यादा मिलेगी, तो ज़ाहिर बात है उनकी सेहत अच्छी होगी, वो ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब प्रीडेटर की तादाद बढ़ना शुरू हुई तो चूँकि प्रे को खाने वाले ज़्यादा आ गए हैं तो इस वजह से प्रे की तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। अब जो ही प्रे की तादाद कम होगी, प्रीडेटर को ज़ाहिर बात है प्रे कम मिल रहा है तो उनमें से कुछ मरना शुरू हो जाएंगे, उनकी तादाद कम होना शुरू हो जाएगी। और जो ही ये तादाद कम होगी तो ज़ाहिर बात है प्रे को खाने वाले कम हो गए तो उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब इनकी तादाद बढ़ेगी प्रीडेटर की तादाद बढ़ जाएगी, और जब प्रीडेटर की तादाद बढ़ेगी प्रे, तो इकोसिस्टम बड़े बैलेंस में रहता है। इसको हम कहते हैं कि प्रे और प्रेडेटर का रिलेशनशिप इकोसिस्टम को, किसी भी इन्वायरमेंट को स्टेबल रखने के लिए ज़रूरी है। तो मेंटेन द इकोसिस्टम स्टेबल। अगर स्पीशी ऐसी हो जो प्रे हो और उसको प्रीडेटर उसमें मौजूद ना हो, लीड्स टू डिजास्ट्रस रिजल्ट। वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करेंगे, इतनी तेज़ी से उनकी तादाद में इजाफा होगा कि फिर वो बाकी सारे प्लांट को, दूसरे एनिमल्स को, आप कह सकते हैं उनके इकोसिस्टम को सारा डिस्टर्ब। जैसे एक छोटी सी मिसाल आपकी बुक में दी गई है, ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा रैबिट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। अब ऑस्ट्रेलिया में उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है तो उनकी तादाद इतनी, अब रैबिट जो है वो हर्बीवोर है, तो इस वजह से इनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई कि वो सारी की सारी फसलें उन्होंने तबाह कर दी। और वो जो किसान थे उनके लिए सर दर्द, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ मैनिक, कि उनके लिए सर दर्द बन गई।
तो फिर इनको कंट्रोल किया गया। तो बहरहाल जिस भी इकोसिस्टम में प्रीडेटर ख़त्म होगा तो प्रे की तादाद ज़्यादा, अगर प्रे ख़त्म हो गया प्रीडेटर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से ये बड़ा बैलेंस ज़रूरी है दोनों की अमाउंट के अंदर। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद तीसरी जो कैटेगरी है वो है ओमनीवोर्स। इसको भी अभी डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमारे पास तीसरी जो कैटेगरी है वो ओमनीवोर्स की है। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रखना है कि ओमनीवोर्स वो एनिमल्स हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ह्यूमन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, हम सब्ज़ी भी खाते हैं, हम गोश्त भी खाते हैं। उसके बाद टीथ मॉडिफिकेशन। तो यहाँ हमारे पास दो कैटेगरी अभी हमने डिस्कस की हैं। एक हमारे पास है हर्बीवोर्स। तो हर्बीवोर्स के दांत सारे ग्राइंडिंग होते हैं, यानी पीसने वाले होते हैं, उनकी सरफेस चौड़ी होती है। दूसरी जो हमने कैटेगरी डिस्कस की थी वो कार्निवोर्स की। उनके जो सारे दांत होते हैं वो नुकीले होते हैं क्योंकि उन्होंने चीरना फाड़ना होता है। लेकिन चूंकि ये हमारे पास ओमनीवोर्स दोनों काम कर रहे हैं, प्लांट को भी खा रहे हैं और एनिमल्स को भी, तो इस वजह से इनके जो दांत हैं वो बिटवीन होंगे। यानी कुछ दांत ऐसे होंगे जो काटने का, चीरने फाड़ने का काम करेंगे और कुछ ऐसे होंगे जो पीसने का, ग्राइंडिंग वगैरह का काम करेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे पास अगर ह्यूमन माउथ की बात करें तो उसमें जो 8 दांत हैं, वैसे तो 32 है, हम 4 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, 16 नीचे 16 ऊपर, 8 लेफ़्ट राइट पे बन जाते हैं अपर सरफेस पे। तो जो 8 दांत है तो उसमें आप देखें इंसीजर ये काटने का काम करते हैं, जो कैनाइंस है वो चीरने फाड़ने का, जो प्रीमोरल है वो बिटवीन है, यानी कुछ चीरने फाड़ने का काम करेंगे, कुछ पीसने का, और जो मोलर है वो सारे ग्राइंडिंग सरफेस रखते हैं। तो इस वजह से इनके टीथ मॉडिफिकेशन में आता है कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली ये बिटवीन है। बिटवीन किसके? 2 एक्सट्रीम, हर्बीवोर्स टोटली ग्राइंडिंग और आप कह सकते हैं कार्निवोर्स टोटली कैनाइंस टाइप, चीरने फाड़ने वाले। लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है दांतों का वो बिटवीन है, कुछ चीरने फाड़ने वाले, कुछ ग्राइंडिंग सरफेस रखने वाले। तो ये हमने अभी 4 कैटेगरीज डिस्कस किए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी जो कैटेगरीज हैं एनिमल की उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।